सबसे पहला जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये आपस में काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसका क्या मतलब होगा, तो आओ डायग्राम से समझते हैं अब एक बार। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा डायग्राम बना दिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि एपिथेलियल टिश्यू जो है यहाँ पे मतलब जो सेल्स है, हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल्स दो सेल्स के बीच के स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। बट यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि इस दो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है तो उसमें ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स फिल होगा वो भी क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, तो इस ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये अभी हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। यहाँ पे नाम डाल दो एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यूज़। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आ गया हमारा सेल, एंड यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरे रहते हैं, मटेरियल फील्ड रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेल्स है, दो सेल मतलब आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड रहने की वजह से उन दोनों के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, जिसकी मदद से जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, cells of these tissue cells of these cells of these tissues are compactly packed are compactly packed are compactly packed with each अदर। ठीक है, सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ ईच अदर, मतलब जो सेल्स होते हैं ये आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से पास पास आके चिपके हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू एक स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट करता है। मतलब जो टिश्यूज़ है ना, टिश्यू सिर्फ एज अ लाइक सिर्फ सेल्स प्रेजेंट नहीं होता, सेल्स के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर वो रेस्ट करता है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेल हो गया। अब सेल को मतलब ऐसे सिंपल सेल मतलब एक जगह पे रह नहीं रह सकता, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सेल्स है, सेल्स के नीचे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होता है, सेल्स के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर जो सेल्स होता है वो रेस्ट करता है। तो यहाँ पे लिख लेते, हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इस जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारे जो सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज के रेस्ट करते हैं, इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी सेल का बना हुआ नहीं होता। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी सेल का बना नहीं होता। सेल का नहीं बना होगा तो किसका बना होगा, ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये सेल का बना नहीं होता। ये क्या है, ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है तो इस मतलब ये सेल का बना नहीं है, तो किस चीज़ का बना है, तो ये जो है ये बना होता है तुम्हारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और कोलाजन फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, कोलाजन फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। अब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स होते हैं, सेल्स एक बेसमेंट के ऊपर जो है रेस्ट करते हैं। इस बेसमेंट को कहा जाता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है ये कैसा होता है, हमारा नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है तो किस चीज़ का बना होगा, ये बना होता है हमारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, कोलाजन फाइबर्स का, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ठीक है,
अब जो हम देख सकते हैं कि दो सेल्स के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस प्रेजेंट है। अब काफ़ी कम स्पेस प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी क्योंकि स्पेस ही काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे लेट्स से स्पेस नहीं है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई चीज़ रखी है, ये ऐसे करके कोई चीज़ है, अगर इस मतलब मैंने ऐसे बहुत छोटी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा ब्लड वेसल्स है। अगर मैं इसको ब्लड वेसल्स को अंदर भेजना चाहता हूँ, इस साइड भेजना चाहता हूँ, तो क्या मैं भेज पाऊँगा? नहीं भेज पाऊँगा। क्यों नहीं भेज पाऊँगा? क्योंकि जो स्पेस है उतनी अवेलेबल स्पेस ही नहीं है कि ये चीज़ इसके अंदर चल जाए, ठीक है। तो अब ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता। किस में पेनिट्रेट नहीं कर पाता? एपिथेलियल टिश्यूज में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यूज में अगर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो जो एपिथेलियल टिश्यूज है इनको डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता क्योंकि ब्लड वेसल सेंटर नहीं कर पाते, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? एवेस्कुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। blood vessels cannot penetrate blood vessels cannot penetrate into the epithelial tissue as the space between them is very less, ठीक है। blood vessels cannot penetrate into the epithelial tissue as the space present between them is very less, ठीक है। अब इसके बारे में तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर को कहा जाता है एवेस्कुलर, ठीक है, एवेस्कुलर है। हमारा एपिथेलियल टिश्यू कैसा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवेस्कुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे तो हमने ब्लड वेसल्स की बात कर दी, बट हमको ये पता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड की मदद से ही तो हमारे मतलब किसी भी सेल को ऑक्सीजन मिल पाता है और न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। बट अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स ही नहीं आ पा रहे हैं तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? अगर किसी भी स्ट्रक्चर को ऑक्सीजन नहीं मिलता या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उसके प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, तो वो मतलब जो सेल होगा वो तो डेड हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं अब। तो वेयर डू दे, यहाँ पे अगर एवेस्कुलर है तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वेयर डू these tissues get oxygen and nutrients from। तो यहाँ पे हमारे ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन मतलब अगर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर ये एवेस्कुलर है तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे इसके प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से? अगर नहीं मिले तो ये तो फिर डेड हो जाएगा। बट हमको पता है कि ये डेड नहीं होता, ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है। तो अब आते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर पे, जिसको हम कहते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जस्ट बिलो एपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हमारी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रेजेंट है? जहाँ पे हमारी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है क्या? हमारा प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा खुला स्पेस होता है, तो ब्लड वेसल्स जो है वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। ब्लड वेसल्स आसानी से अगर पेनिट्रेट कर जाता है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होंगे वहाँ पे। अगर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स वहाँ पे होंगे तो इसका मतलब ये भी होगा ना कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा और जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो डिफ्यूज़ होके एपिथेलियल टिश्यूज़ को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट से यहाँ पे ये ऐसे करके सेल बना देते हैं और यहाँ पे ये बना दिया हमारा ब्लड वेसल्स। यहाँ से आ रहा है हमारा क्या? ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे आके डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया। यहाँ पे देन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज़ हो गया, और इसका जो वेस्ट मटेरियल था CO2 लेट से और कोई वेस्ट मटेरियल जो भी होगा वो डिफ्यूजन से वापस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा, और कनेक्टिव टिश्यू जो वेस्ट मटेरियल है उसको लेके चला जाएगा अपने साथ, ठीक है। तो ऐसे करके फंक्शनिंग होती है। वेयर डू दिस टिश्यूज गेट O2 एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम? तो इसका आंसर तुमको मिल गया होगा। बिलो, यहाँ पे लिख लो, बिलो एपिथेलियल
Below epithelial tissue is present below epithelial tissue is present connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू को मैं अभी CT से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है. बिलो एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हैज अ very good blood supply, very good blood supply. So oxygen and the other nutrients get transferred by diffusion. So oxygen and other nutrients get transferred by diffusion. ठीक है. तो होप सो कि यहाँ तक जितना भी होगा वो समझ में आ चुका होगा. तो चलो अब आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अब आगे देखते हैं. यहाँ पे तो हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली. अब एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम कुछ टाइप में क्लासिफाई करते हैं, उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. अब एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे आ गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है? ये तुम्हारा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कितनी सेल की लेयर प्रेजेंट होगी उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंपल एपिथेलियम. क्या आ जाता है हमारा? सिंपल एपिथेलियम. और दूसरा आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर सिर्फ सेल की एक ही लेयर प्रेजेंट होगी. ठीक है. उसको बोला जाएगा हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. यहाँ पे जो है हमारा लेट्स से ये आ गया हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर ऐसे करके सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होगी सेल की. ये एक ही लेयर प्रेजेंट है हमारी सेल की. इसको बोला जा रहा है सिंपल एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ये हो जाएगा कि जो सेल्स है, सेल की दो या दो से ज़्यादा लेयर अगर प्रेजेंट हो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम. या फिर कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है. इसको बोला जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम. इसका डायग्राम भी बना लेते हैं. ये बन गया हमारा एक लेयर, ये बन गया हमारा दूसरा लेयर, और ऐसे करके दो से ज़्यादा बना सकते हैं. दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होने चाहिए. ठीक है. ये लो और भी लेयर बना लो. तो यहाँ पे सिर्फ एक लेयर, वन लेयर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन. सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. और यहाँ पे टू और मोर लेयर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेयर अगर प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम या फिर कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. अब सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रही है? सिंपल एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे. ठीक है. अब यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर. यहाँ पे लिख भी लो अगर लिखना है तो. सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगला क्लासिफिकेशन होने वाला है. ठीक है. सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. तीन टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला आ जाता है हमारा सिंपल एपिथेलियम. दूसरा आ जाता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सबसे पहला क्या है हमारा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. दूसरा क्या है हमारा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तीसरा है हमारा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. ठीक है. तो तीन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम. अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम आते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पे. किस पे आते हैं हम? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं. ठीक है. यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम.
अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, सेल्स इरेगुलर होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज में आ जाता है हमारा फ्लैटेंड सेल्स। सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। फ्लैटेंड का मतलब चपटे हुए होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? चपटे हुए होते हैं। फ्लैटेंड सेल्स विथ irregular boundaries, flattened cell with irregular boundaries, ठीक है। flattened cells with irregular boundary सेल कैसे होते हैं? इस टाइप के टिश्यूज के सेल चपटे होते हैं और इनकी जो बाउंड्री होती है ये भी इरेगुलर होती है, मतलब ऐसे करके चपटे ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके। तो यहाँ से जो है ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर होता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स का जो हो वो डिफ्यूजन हो सके, ठीक है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज कैसे होते हैं? इस तरीके के सेल फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। अब इसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है? ये तो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा ना, अभी न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये राउंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। राउंड होता है, प्रेजेंट एट सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कैसा होता है? ये राउंड होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इज स्लाइटली फ्लैट ठीक है। और थोड़ा सा ये चपटा भी होता है। अगर सेल चपटा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस उसमें रहेगा, न्यूक्लियस भी थोड़ा सा चपटा ही रहेगा ना। तो ठीक है, ये समझ में आया। न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली फ्लैट होता है। ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। अब इसमें फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन जो होता है इसमें सबसे पहले मतलब ये दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन जो हो जाता है वो होता है हमारा क्या? डिफ्यूजन। क्या होता है हमारा? डिफ्यूजन। और दूसरा जो फंक्शन होता है यह होता है हमारा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब अगर जो कोई भी पार्टिकल है उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं पूरे रूम से ऑक्सीजन हटा देता हूँ और बाहर ऑक्सीजन पता होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो बाहर तो ऑक्सीजन की परसेंटेज अभी इस रूम के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो बाहर से ऑक्सीजन रश करता हुआ इस रूम में आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर जो था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन था और अंदर जो था इस रूम में वो लो कॉन्सेंट्रेशन था। तो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल गैसेस और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब एक तरीके से फिल्टर करना। जैसे कोई भी एक चीज़ होता है, तुमने छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किया होगा जहाँ से पेपर से तुम लाइक फिल्टर पेपर वगैरह बनाते थे, देन वहाँ पे हम पार्टिकल डालते थे, तो जो बड़े पार्टिकल थे, जो अनयूजफुल पार्टिकल थे, वो फिल्टर आउट हो जाते। तो वही बेसिकली सेम चीज़ है फिल्ट्रेशन, ठीक है। कैसा मतलब फंक्शन क्या हो गया इस सेल का? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या क्या फंक्शन हो गया? सबसे पहला हो गया फिल्ट्रेशन और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है ये किस किस सेल में देखने को मिलता है? डिफ्यूजन जो होता है हमको एल्वियोलाई में देखने को मिलता है और दूसरा हमको देखने को मिलता है ये एंडोथीलियम में। कहाँ का देखने को मिलता है ये डिफ्यूजन जो है? ये हमको देखने को मिलता है सबसे पहले एल्वियोलाई में, और कहाँ देखने को मिलता है? और एंडोथीलियम में देखने को मिलता है, ठीक है। एल्वियोलाई में हमारा जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, हमारे ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो बाहर से हम सांस अंदर ले रहे हैं वो लंग्स में जाके ही क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं ना एक तरीके से। डिफ्यूजन ये कहाँ पे होता है? मतलब लंग्स से जो है ब्लड को ऑक्सीजन जो है कहाँ पे मिलता है? ये एल्वियोलाई की मदद से मिलता है, क्योंकि एल्वियोलाई से जो है ऑक्सीजन हमारा डिफ्यूज होके ब्लड के पास पहुंच जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे करके चपटे सेल्स का ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है? हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, इसलिए हमको डिफ्यूजन मतलब एल्वियोलाई में डिफ्यूजन चलता है। अब यहाँ पे एंडोथीलियम आ जाता है। एंडोथीलियम किसको कहते हैं? जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, हमको पता है हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें हमारे पास वेन्स होता है, उसके पास आर्टरी होता है, देन कैपिलरीज होता है, यही सब होती है ना। तो अब जो कैपिलरीज होती है ना, जो हमारी क्या होती है? कैपिलरीज होती है,
उनका जो तुम्हारा वॉल बना रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है, वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना रहता है, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नोन एज एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन कहाँ पे आता है, फिल्ट्रेशन जो है ये हमारे बोमेंस कैप्सूल में देखने को मिलता है। अब बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे नेफ्रॉन का एक पार्ट है। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन किडनी में मिलता है। और याद रखना कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं, ठीक है। वो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे, 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। अब यहाँ पे जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है, बेसिकली डायग्राम में बना देता हूँ ऐसे करके। तो यहाँ से जो है, यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन वगैरह चलता रहता है, यहाँ से हमारा फिल्ट्रेट नीचे आता रहता है। तो यहाँ पे ये जो वॉल बनी हुई है इसको बोला जाता है क्या, हमारा बोमेंस कैप्सूल। ये जो पूरा ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है और फिल्ट्रेशन यहाँ पे चलता रहता है। फिल्ट्रेट जो है हमारे यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, बोमेंस कैप्सूल में होता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन कहाँ पे मिलता है, नेफ्रॉन किडनी में मिलता है, ठीक है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन आ गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये बेसिक सा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले हाँ, एक और पॉइंट बच गया था इसका, जो हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पार्ट है, इसका लास्ट पॉइंट बचा है। ये जो सेल्स होते हैं ना आपस में ऐसे अरेंज होते हैं जैसे टाइल्स एक दूसरे से अरेंज होते हैं, ठीक है। जैसे टाइल्स होते हैं ना एक दूसरे से अरेंज करके रखा होता है, वैसे ही हमारा जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो अरेंज रहता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एक और नाम होता है, वो होता है पेवमेंट एपिथेलियम। क्या होता है, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके पास, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात हो रही है, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के पास टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है। अब आगे और दो कर लेते हैं, चलो आगे करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे, सेल्स जो होंगे क्यूब लाइक सेल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स के बारे में पूछा था तो ये होते हैं क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स। न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए तो न्यूक्लियस कैसे होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब लाइक सेल्स होता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी क्यूब लाइक सेल्स। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है ये राउंड भी होता है, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे चपटे की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये चपटा भी नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है ये होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक हो गया सिक्रीशन और दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये हमारा पाया जाता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ठीक है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, मतलब जो ग्लैंड्स होता है उनका जो डक्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये पाया जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का क्या मतलब हो गया, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसे 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 करके हमारा ये हमारा बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को बोला जाता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसका नाम है पीसीटी और इस पार्ट का नाम है डीसीटी। तो ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है, ये डीसीटी वाले रीजन में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कौन,
ये हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस रीजन में पाया जाएगा? किडनी के ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा वाला पार्ट? डीसीटी वाले पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। अब सिंपल कोलमनार एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? जो सिंपल, पहले सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्स इसके कैसे होंगे? सेल्स जो होंगे ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। टॉल एंड स्लेंडर का मतलब क्या हो गया? टॉल एंड स्लेंडर का मतलब बेसिकली लंबे सेल्स होते हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो कम रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ऐसे करके ये हमारा स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्यूब लाइक सेल बन गया, ये हमारा कोलमनार सेल बन गया। अब यहाँ पे जो कैसा होता है सेल, कैसे? टॉल एंड स्लेंडर सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये इसके बेसल पार्ट में बनता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर पे रहता है, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर। बट इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बेसल पार्ट में पाया जाता है। बेसल पार्ट मतलब लोअर पार्ट ऑफ द सेल में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पूछेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेसल पार्ट ऑफ द सेल। बेसल पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे मिलता है? बेसल पार्ट में मिलता है सेल के। ठीक है, उसके बाद सेल कैसा दिख रहा है? सेल देखो ऐसे खिंचा हुआ लग रहा होगा ना, टॉल है ऑब्वियसली, मतलब सेल कैसा है? खिंचा हुआ है। तो न्यूक्लियस पे कैसा होगा? न्यूक्लियस पे खिंचा हुआ होगा। तो न्यूक्लियस यहाँ पे और कैसा है? न्यूक्लियस इलोंगेटेड है। न्यूक्लियस कैसा है? इलोंगेटेड है। इसका क्या क्या फंक्शन होता है? इसका सेम फंक्शन होता है जो कि हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का था। ठीक है, फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो फंक्शन इसका सेम रहता है। फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? लोकेशन की बात करते हैं, एग्जांपल, या फिर लोकेशन जो लिखना चाहो लिख सकते हो। कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है? ये जो हमारा सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है ये पाया जाता है हमारा स्टमक में, और ये पाया जाता है हमारे लीवर में। ये हमारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह एक तो हमारे स्टमक में पाया जाता है और दूसरा हमारे लिवर में पाया जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो टिश्यूज़ का बेसिक लाइक क्लासिफिकेशन वगैरह था वो सब खत्म होता है। अगले में हम कंपाउंड वाले से स्टार्ट कर रहे हैं।